अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो लोगों ने आकर कहा कि इराकी मुसलमानों को दवाओं की जरूरत है, तो यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब, यही सालार मिल्लत ने 12 लाख की दवाएं इराकी मुसलमानों को दिया। जब बम्बई के अंदर फसाद हुआ, रात में मुसलमान करोड़पति बनकर सोया था, जब सुबह उठा तो फुटपाथ पर नजर आया तो फसाद हुआ, तो 25 लाख का चेक सालार मिल्लत ने दिलीप कुमार के नाम भेजा, तो दिलीप कुमार ने चेक को देखकर कहा, मैं सलाम करता हूं हैदराबाद के मुसलमानों को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और सालार मिल्लत को, जिसने सबसे पहले मुंबई के मुसलमानों की मदद की। फिर उसके बाद गुजरात के अंदर फसाद हुआ। 27 फरवरी 2002 को 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, 2 से 2,500 लोगों का कत्लेआम हुआ। कौन जाकर मदद किया? यही बैरस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 22 लाख की इमदाद लेकर गुजराती सरजमीन पर पहुंचते हैं और गुजराती मुसलमानों की मदद करते हैं। फिर मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ तो यही असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 7 लाख की इमदाद मालेगांव के मुसलमानों और गरीबों और जख्मियों के अंदर तकसीम करती है। 18 में 2007 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 14 नौजवान शहीद हुए, 54 नौजवान जख्मी हुए। कौन गए? असद साहब गए, अकबर साहब गए, अरकान असेंबली गए, लाशों और जख्मियों को उठाया, असरा अवैसी हॉस्पिटल, उस्मानिया और यशोदा दवाखानों को भिजाया, उनका इलाज करवाया। जब उनके अफराद खानदान दारुस्सलाम को आए तो शहीद होने वाले 14 लोगों को सालार मिल्लत ने 1 लाख के हिसाब से 14 लाख रुपया दिया। जख्मी होने वाले अफराद खानदान को 10-10 हजार से 5,40,000 की इमदाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया। अरे आज पूछने वालों कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने क्या किया? अरे हर वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुसलमानों की आगे बढ़कर मदद की। फिर 2008 के अंदर वटाली भैंसा के अंदर महबूब खां के 6 अफराद खानदान को जिंदा जलाया गया। कौन पहुंचे? सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पहुंचे और वहां जाकर एहतजाज किया। जमीयतुल उलमाए हिंद के जलसे में निजाम कॉलेज के अंदर यही कांग्रेस के राजशेखर रेड्डी ने कहा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन असदुद्दीन अवैसी वाज द फर्स्ट लीडर हु विजिटेड वटालियन भैंसा। कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे। जब उनके अफराद खानदान दारुस्सलाम आए तो अकबर साहब ने एक को 50,000 के हिसाब से 3 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने की। फिर उसके बाद 2010 के अंदर करनूल में सैलाब आया, मुसलमान तबाह बर्बाद हुए तो 2.5 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने करनूली मुसलमानों को दिया। फिर 2012 में आसाम के अंदर फसाद हुआ, तब नरेंद्र मोदी का सौतेला भाई तरुण गोगोई बूडोज की जानिब से मुसलमानों को लूटमार किया, तबाह बर्बाद किया। 4.5 लाख की इमदाद पहुंच लेकर रमजान के महीने में असदुद्दीन अवैसी साहब आसाम की सरजमीन पर गए। सिक्योरिटी वालों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने, मिलिट्री फोर्सेस ने कहा कि इस इलाके में मत जाइए, वहां से हमला होगा, इस सड़क से मत जाइए, यहाँ पर हमला होगा। उस सड़क से इत्तला आई है कि अभी 4 लोगों को काट दिया गया है। ऐसे तलवारों की छाव में, गोलियों की छाव में असदुद्दीन अवैसी साहब आसाम में फिरकर मुसलमानों की इमदाद की। जब अमेरिका के अंदर, अमेरिका में वेबसाइट और इंटरनेट पे अमेरिका वालों ने देखा तो असद साहब को बुलाकर इंडियन मुस्लिम रिलीफ चैरिटी वालों ने $20,000 दिया कि आप मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, आसाम के मुसलमानों की मदद कीजिए। फिर सितंबर 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ तो यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 7 लाख की इमदाद मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को दिया। अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है, अमली जद्दोजहद कर रही है। लोग सालार मिल्लत से आकर पूछा करते थे कि सालार आखिर क्या बात है कि लोग मजलिस को इतना चाहते हैं, लोग मजलिस को कतारों में ठहर कर वोट डालते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो सालार ने कहा कि इसकी वजह यही है कि हम अमर पर ईमान रखते हैं, अमली जद्दोजहद करते हैं और मैदान अमल में काम करते हैं, यही वजह से लोग हमको चाहते हैं। तो मजलिस अमली जद्दोजहद करती है। आज ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली के अंदर अगर हिंदुस्तान की कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। 2004 के अंदर मुंतखब हुए तो ऐवान पार्लियामेंट में सबसे पहले यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के सामने उन्होंने कोटा के मसले को उठाया। कोटा रिव्यू कमेटी कायम की, कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। कोटा कानून को बर्खास्त किया जाए और मुसलमानों को रिहा किया जाए। फिर कोटा कानून बर्खास्त हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने 27 फरवरी 2002 को जो गुजरात में फसाद हुआ उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट को पार्लियामेंट में ला के पेश करने का मुतालबा किया, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाकर पेश किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी माशी
اور سیاسی پسماندگی کا جائزہ لیا جائے. ایک کمیٹی قائم کی جائے. سچر کمیٹی قائم کی گئی. جسٹس راجندر سچر کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. یہ کمیٹی پر کروڑوں روپے کا خرچ آیا. سارے ہندوستان میں کمیٹی نے دورہ کر کے رپورٹ پیش کی تو اس کو لا کر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. یہاں مسلمان تعلیمی معاشی اور سیاسی طور پر پسماندہ ہیں. تو پھر سونیا گاندھی نے پوچھا کہ بتائیے اسد صاحب اس کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا ملک کو آزاد ہوئے 65 برس ہوا, آج تک منسٹری آف ویلفیئر آف مائنورٹی کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا. ایک وزارت اقلیتی بہبود قائم کیا جائے اور اس کو قائم کیا گیا اور ایال انتھولے کو پہلا منسٹر بنایا گیا. آج سارے ہندوستان کی ریاستوں میں اس منسٹری کے تحت کام ہو رہا ہے. پھر کشمیر کے حساس مسئلے پر اسد صاحب نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی. آسام کے فساد پر آواز اٹھائی. مظفر نگر کے فساد پر آسام آواز اٹھائی. عشرت جہاں کے انکاؤنٹر پر آواز اٹھائی. ذکیہ جعفری کو انصاف دلانے کے لیے, جو احسان جعفری گجرات میں ایم پی تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا, اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی. آج روہت جو دلت بھائی ہے ہمارا, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں خودکشی کی, اس کے خلاف احتجاج کرنے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے. آج جہاں کہیں بھی مسلمانوں اور دلتوں پر اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے, مجلس اتحاد المسلمین آگے جا کر احتجاج کرتی ہے. وہیں ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب 4% ریزرویشن کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور آج مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گیا. ہزاروں بچے آج میڈیکل انجینئرنگ, MBA اور MCA کے اندر, تعلیم کے اندر, ملازمت کے اندر 4% ریزرویشن سے مستفید ہو رہے ہیں. کوٹا کے تحت انیس محی الدین کو گرفتار کیا گیا تھا. ایوان اسمبلی میں احتجاج کر کے اس بچے کو رہا کروایا گیا. اسکالرشپ کے لیے, فیس ریمبرسمنٹ کے لیے 35 کروڑ روپیہ منظور کروایا. آج میڈیکل انجینئرنگ, MBA MCA کے اندر 30,700 روپے میں